हेलो, आप सभी का सत्य क्लासेस पे स्वागत है। आशा है कि आप सब एग्जाम की तैयारी, बिहार बोर्ड 2025 की एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से और मेहनत से कर रहे होंगे। आपकी सुविधा के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में थोड़ी मदद प्रदान करेगी। हमारा क्वेश्चन है आज हम जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। इसके पिछले क्लास में हमने सीखा था प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, समतल दर्पण के बारे में कुछ जाना था। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उसे धीरे धीरे करके डाल रहे हैं। आज हम जानने वाले हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रवर्तन और अपवर्तन दोनों में कुछ अंतर भी साथ में जानेंगे। जबकि तो आज हम सब जानने वाले हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। कहता है प्रकाश का अपवर्तन, जिस तरीके से प्रकाश का प्रवर्तन कल हमने पढ़ा कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या था। जब कोई प्रकाश की किरण जिस माध्यम में आता है अगर उसी माध्यम में किसी चमकीली वस्तु से टकरा कर अगर लौट जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आ रही है अगर उसी माध्यम में किसी चमकीली वस्तु से टकरा कर लौट गई तो वो था परावर्तन। वह प्रकाश की वैसी घटना को परावर्तन कहते थे। बट आज हमारे पास एक ऐसे प्रकाश की एक घटना है जिसे हम अपवर्तन का नाम देंगे और इसके लिए हमें दो माध्यमों की आवश्यकता होगी। पहला माध्यम की आवश्यकता होगी जो दूसरे माध्यम के अपेक्षा विरल होंगे और एक सघन होंगे। विरल का मध्यम कण जिसमें कुछ कम होंगे और एक में कण की मात्रा ज्यादा होगी। तो हम विरल और सघन भी समझेंगे कि विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या है और प्रकाश का अपवर्तन भी समझते हुए चलेंगे। आप ध्यान दो। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक नीचे जो है ना पानी है, जल है, मान लेते हैं और इसकी ऊपरी सतह को हम इस तरीका से दिखा रहे हैं। एक सतह हम मान के है नीचे जल, बट हम एक सतह को मान लेते हैं सब और कह देते हैं ऊपर में नहीं कुछ तो क्या है, हवा है और नीचे किस चीज है, पानी। और यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे मैंने दर्पण ले लिया यानी समतल दर्पण ले लिया ताकि आपको कंफ्यूजन का सामना ना करना पड़े। अगर ये दर्पण है तो नीचे पेंट होगी, नीचे चांदी से रंजित की होगी, ये पेंट है। इसमें क्या होती है कि प्रकाश आती है, टकराती है और वापस, जैसे मान ले हवा थी है, जैसे मान ले हम यहाँ पे आईना रखे हुए है ना, शीशा रखे हुए, शीशा है, मान लेते हैं ये शीशा है हमारा। तो ये जो है अभी वायुमंडल है, हम वायुमंडल में स्थित है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत पर है और हमारे चारों तरफ क्या गिर हुई, हवा। तो हवा से प्रकाश हमने इस तरीके से दर्पण पे पारा, इस तरीके से आए और पुनः टकरा के ऐसे वापस लौट गई। तो हवा से हमने शीशा पे प्रकाश को आपतित कराया और हवा में ही वापस चली गई। तो ये था हमारा प्रवर्तन। जिस माध्यम से कोई प्रकाश की किरण आए, किसी वस्तु से टकराए, यानी चमकीली सतह होनी चाहिए। ऐसे तो वस्तु प्रकाश जो है हर एक वस्तु से प्रवर्तन करती है। जब तक प्रवर्तन नहीं करेगी वो हमें दिखाई नहीं देगी। तो कुछ वस्तुएं कम प्रकाश को प्रवर्तन करती है, बट शीशा जो हमारे पास जो समतल दर्पण है वो 100 में कम से कम 99% जो है प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, यानी परावर्तित करके भेज देती है। हर एक वस्तु परावर्तित करती है। अगर परावर्तित नहीं करेगी, अगर जैसे मान ले हमारे सामने कैमरा रखा हुआ, अगर कैमरा को हम देख पा रहे हैं इसका मतलब है कि उससे प्रकाश हमारी आंखों तक आ रहा है। इसका मतलब कैमरा है या मोबाइल है या जो भी है, यहाँ पे दीवार है, सभी जो है प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और हमारी आंखों पे प्रकाश क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। तब वो वस्तु को हम देख पा रहे हैं। अगर हम उसे नहीं देख पा रहे इसका मतलब वहां प्रकाश नहीं जा रहा। अगर वहां प्रकाश जा रहा है तो वहां से हमारी आंखों पे नहीं आ रहा। तो अगर किसी वस्तु को हम देखते हैं इसका मतलब है कि उस वस्तु पे प्रकाश गई और प्रकाश जो है हमारी आंखों पे आई तो हम दिखाते हैं। तो ये हुआ कि जिस माध्यम से भेजे, जिसे मान ले नीचे पानी मान लेते हैं। दूसरी तरीका से अगर हम इसे समझे कि मान ले नीचे हमारे पानी है और मैंने पानी के अंदर गया, टॉर्च मारा और ये पानी में ही वापस चला है, तो ये भी परावर्तन है।
बट क्या है, इससे हम आगे जाके नाम देंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण का मतलब पूरा पूरा, आंतरिक का मतलब अंदर, परावर्तन का मतलब लौट जाना। अगर हमने पानी से लाइट दिया और पानी से सतह से टकरा कर वापस उसी पानी में ही लौट गया, तो उसे हम परावर्तन बोलते, क्योंकि जिस माध्यम से मैंने प्रकाश दिया उसी माध्यम में अगर लौट गई तो परावर्तन थी। बट वहां पे नाम क्या देते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, नाम चेंज होता है। इसी तरीका से ध्यान ये रखना है कि जब एक माध्यम हो और एक माध्यम और हो, जिसे हम विरल माध्यम का नाम देते हैं, विरल माध्यम और सघन माध्यम पहले समझते हैं कि क्या है। ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। विरल माध्यम का मतलब होता है, जैसे हम एक एग्जांपल लें छोटी सी, कि हमारे पास 2 फील्ड यानी खेत है। आप अगर गांव से बिहेव करते तो खेत के बारे में, या शहर से भी बिहेव करते तो फील्ड तो देखे ही होंगे। मान लेते हैं एक में क्या है ना कि मक्का का जो पौधा है वो जहां तहां है, यानी बहुत कम है, और एक खेत में इतना मक्का का पौधा है, बहुत घना है ना, बहुत घना है, और इसमें मक्का की पौधा की संख्या बहुत ज्यादा है। तो जिस खेत में मक्का की पौधा की संख्या ज्यादा है, हम उसे सघन कहेंगे, यानी ज्यादा है, सघनता है ना, सघन। और जिसमें मक्का की पौधों की संख्या कम है, यानी कम है, उसे हम विरल कहेंगे, यानी दूर दूर में है बट दूर दूर में स्थित है। मक्का है बट दूर दूर में स्थित है। कहने का मतलब हुआ कि वह माध्यम जिसमें कण दूर दूर में स्थित हो, दूर दूर पर स्थित हो, उसे विरल कहेंगे, और जो ज्यादा दम करीब करीब में हो उसे हम सघन कहेंगे। तो आप अभी बताइए, विरल माध्यम वह माध्यम जिसमें कण दूर दूर हो, और सघन माध्यम वह जिसमें कण बहुत नजदीक नजदीक हो, उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। तो आप पानी और हवा की बात करें तो पानी को ले लें द्रव की समझ से, और हवा को ले लें गैस की समझ से। तो आपने 9th क्लास में साइंस में पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर में ठोस, द्रव और गैस के बारे में, कि ठोस के ठोस जो होते हैं उनके कण जो होते हैं काफी करोड़ जो होते हैं, जिसके कारण उसके अंदर जो गुरुत्वा करते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, अंतराण्विक आकर्षण बल जो होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। द्रव में स्थान ज्यादा होने के कारण से उसमें अंतराण्विक आकर्षण बल थोड़ा कम होता है ठोस के अपेक्षा। और गैस की अगर हम बात करें तो गैस में कण की जो मात्रा है वह कम भी है और दूर दूर पर होते हैं। कहने का मतलब है कि हवा एक गैस समझ लें और पानी को द्रव समझ लें, तो यहाँ समझने में आसानी होगी कि विरल माध्यम कौन होगा, हवा, और सघन माध्यम कौन हो जाएगा, पानी। अगर हम पानी और कांच की बात करें तो कांच ठोस हो जाती है, तो ठोस होता है सघन माध्यम, और क्या हो जाएंगे, पानी विरल माध्यम। अगर हम ठोस की बात करें, जैसे हीरा और कांच ले लें, तो हीरा जो है सघन माध्यम है, क्योंकि वह काफी मजबूत है, यानी काफी मजबूत होने का वजह क्या है, उसके कण जो है कांच की अपेक्षा और क्लोज है, तब तो अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ज्यादा लग रहा है उसमें। इसका मतलब कांच जो है सघन माध्यम है, सॉरी विरल माध्यम है, किसके अपेक्षा, हीरा के अपेक्षा। तो हम एक माध्यम को दूसरे माध्यम के अपेक्षा विरल या सघन तब कर सकते हैं जब 2 माध्यम हमारे पास अवेलेबल हो। ऐसा नहीं कि वो विरल है जिसे हम अभी बोल दे ये सघन है और ये विरल है, अगर कांच अब पानी दे दे तो वहां पे कहेंगे यही सघन है। नहीं, 2 माध्यम अगर हमारे सामने अवेलेबल हो तो उन्हें हम जांच करके या समझ कर बताएंगे कि वो कौन विरल है और कौन सघन है। तो विरल और सघन की हमारे हिसाब से समझ में आ गई कि विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या है। जिसमें कण दूर में है वो विरल है, और जिसमें कण नजदीक है वो सघन है। और जब भी हम तुलना करेंगे तो 2 माध्यम को साथ में करेंगे, 2 माध्यम साथ में रखेंगे तभी हम विरल और सघन की तुलना करेंगे। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज्यादा देर का नहीं है, बस समझाने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया। अपवर्तन क्या है? अपवर्तन का मतलब है कि जिस माध्यम से हमने प्रकाश को दिया उस माध्यम में वापस नहीं आए, किसी अन्य माध्यम में प्रवेश कर जाए, तब जाके अपवर्तन की घटना घटती है। जैसे अब देखते हैं यहां से क्या होता है।
है ना, पानी की सतह पे आपतित कराया यानी डाला। और हम जानते हैं कि जहां भी आपतित होगा उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहेंगे। और उस बिंदु से हम एक लंब अगर खींचते हैं तो वो अभिलंब भी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अभिलंब कहलाएंगे। और ये बिंदु को क्या कहेंगे हम? आपतन बिंदु। हमने कल प्रवर्तन में पढ़ा कि जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है और किसी सतह से टकराती है, तो ये सतह से टकराएंगे पानी की सतह से, तो ये बिंदु को आपतन बिंदु कहेंगे। अब यहां से क्या होता है, हम जानते हैं कि प्रकाश जाती है, चलती है कौन रेखा में? सीधी रेखा में। प्रकाश कौन रेखा में चलती है? सीधी रेखा में। प्रकाश को जाना चाहिए तो सीधा, बट इसमें क्या देखा गया जब प्रयोग किया गया तो कि प्रकाश सीधी ना जाकर ये थोड़ा सा अभिलंब की ओर मुड़ गई, ऐसा हो गई। बहुत अच्छी घटना है ये अभिलंब की ओर मुड़ गई। देखा गया, हम जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, तो प्रकाश अगर सीधी रेखा में चलते थे इसे उसके अनुसार ये ऐसे जाना चाहिए था। बट ये हवा से जब पानी में यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश किया, दूसरी भाषा हम कह सकते हैं कि विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश की, तो ये जो थी जा रही थी इधर, बट जैसे विरल सघन माध्यम में प्रवेश की तो ये अभिलंब की तरफ मुड़ गई। अभिलंब की तरफ, ये अभिलंब है हमारा, इसकी तरफ मुड़ गई। ऐसी घटना को हम अपवर्तन की घटना कहते हैं। प्रकाश की वैसी घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन की घटना। तो अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपनी दिशा और चाल दोनों में परिवर्तित करती है। वो दिशा में भी परिवर्तित करती है और चाल में भी परिवर्तित करती है। चाल के बारे में तो हम अभी बता सकते हैं, कैसे है ये समझिए। हमने इसके पहले भी एग्जाम्पल लिया था कि एक विरल है और एक सघन है। आप थोड़ा सा फील करके देखिए, ये जो है इसमें मक्का की संख्या बहुत ज्यादा है। मक्का के खेतों की इसमें बहुत ज्यादा पौधे लगे हुए, इतना बहुत पौधे हैं। ये सघन माध्यम हो गया। अब समझिए इसमें मक्का के पौधा जहां तहां है, तो ये विरल माध्यम हो गया। अब आप खुद फील कीजिए कि हम रन करने वाले यानी दौड़ने वाले हैं, वो दोनों खेतों में है ना, 12 बार एकाएक यानी बारी बारी से एक बार गए और इस खेत के जो किनारे उसे वहां खड़े हुए और इस खेत को दौड़कर पार करना शुरू किए। तो पता चला कि हमारी चाल, मान लें 10 मीटर की रफ्तार से दौड़ के आ रहे थे, तो यहाँ आए तो हो गया 7 मीटर पर सेकंड की रफ्तार। यहाँ स्पीड कम गया, किसकी वजह से? इन कण यानी पौधे की वजह से। पौधा इतना ज्यादा था कि पैर में बज रहे थे और हमें चलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो जब सामने चलने में परेशानी का सामना करना पड़ता था, और परेशानी का सामना करा कौन रहा था? पौधे इतना ज्यादा थे कि पैर रखते तो पैर बच जा रहे थे, और स्पीड हमारी क्या हो रही थी? कम जा रही थी। इसमें जब गए तो इधर से आ रहे थे 10 की रफ्तार से, पता चला कि स्पीड कमा भी नहीं, थोड़ा बहुत कमा, जहां तहां अगर पेड़ पौधे बच जाते थे, हाँ 9.7 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलते रहे, यानी 0.3 की रफ्तार कमी। कहने का मतलब कि इसमें कोई रोकने वाला उतना था ही नहीं। आपको पैर में उतने बज ही नहीं रहे थे, कहीं कहीं बज रहे थे तो थोड़ा बहुत रफ्तार कम रही थी। कहने का मतलब कि सघन माध्यम में जब कोई पदार्थ चलती है तो उसकी रफ्तार कम जाती है। विरल माध्यम में जब प्रकाश चलती तो उतना नहीं कमती जरूर है, बट उतना नहीं कमती। कहने का मतलब हुआ कि अगर एक माध्यम में 10 की रफ्तार से आ रहा है, मान लेते हैं 10 की रफ्तार से आ रहा है, कोई दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो हर हाल में उस माध्यम में प्रकाश की चाल कुछ ना कुछ घटती है, या किसी भी वस्तु की चाल घटती ही घटती है। तो इसमें समझ में आया कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अपनी चाल में परिवर्तन करती है। बात रही दिशा की, तो आप देख ही रहे, जाना चाहिए था प्रकाश को सीधी रेखा में, यहां से ये डाइवर्ट हो गई, अपने रास्ता से मुड़ गई।
अब ये अभिलंब की कभी और मुड़ेगी तो कभी अभिलंब से दूर भागेगी। कंडीशन तो दो ही है, कंडीशन तो दो ही है। अगर इसे जस्ट उल्टा करके देखें तो उल्टा करके आप देख सकते हैं, यहां से अगर इसे देखें तो प्रकाश अगर ऐसे करे तो जाना चाहिए था ऐसे सीधी रेखा में, मगर ये ऐसे मुड़ जाते। उल्टा समझने के लिए हम बता रहे हैं कि हमने मान लिया टॉर्च यहां से मारा तो प्रकाश को ऐसे जाना चाहिए था, प्रकाश ऐसे ना जाकर ये विलंब से यहां से दूर भाग गए। इसका डायरेक्शन अगर चेंज कर दे तो इस तरीके से। तो हमारे पास दो कंडीशन ही होते हैं, एक जब हम सघन माध्यम से प्रकाश को आपतित कराते हैं तो विरल माध्यम में निकलते तो विलंब से दूर भागती है। और दूसरा, इसी को अगर आप उल्टा करके समझे एक ही फिगर को, कि जब हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, आप दोनों कंडीशन लगा सकते हैं, दो कंडीशन होते हैं, हम दोनों कंडीशन समझाएंगे। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, हवा एक अलग माध्यम है, पानी एक अलग माध्यम है, विरल माध्यम से सघन माध्यम नहीं कर सकते हम अभी नहीं, परिभाषा हम नहीं कहेंगे। अगर परिभाषा में विरल माध्यम और सघन माध्यम कहते हैं तो हमें दूसरा कंडीशन भी यही देना होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम। उससे ज्यादा अच्छा है कि हम शॉर्ट में निकल जाए। एक, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपनी वेग, हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में वेग लिख दिया। वेग इसलिए लिखा क्योंकि वेग का मतलब चाल और दिशा दोनों से होती है। अब वेग में परिवर्तन कर लेता है, हमने आपको समझाया भी किया, जा रहा था कुछ रफ्तार से, अब हो जाएंगे कुछ रफ्तार से, क्योंकि विरल से कहाँ घुसे, सघन में। तो दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करते तो क्या होता है, चाल में परिवर्तन होता है। तो चाल, तो अगर चाल में परिवर्तन हुआ तो भी वेग में परिवर्तन हो रहा है, और यहाँ से क्या हुआ, अपनी दिशा को भी परिवर्तित कर ले, दिशा भी मोड़ ले। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में वेग में परिवर्तन कर लेते हैं या कर लेती है उस घटना को, या इस प्रकाश की ऐसी घटना को प्रकाश का क्या कहा जाता है, अपवर्तन कहा जाता है। आप यहाँ लिख सकते हैं कि अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है, अच्छी बात है, बट दिशा के साथ साथ वो अपनी चाल में भी परिवर्तन कर लेती है, इसलिए दोनों बात को मिलाकर हमने वेग लिख दिया। वो अपनी वेग में परिवर्तन कर लेती है। वेग में परिवर्तन कर लेने से हमारी शॉर्ट फॉर्म होगी चाल और दिशा दोनों की। जबकि हम जानते हैं कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपनी चाल और अपनी दिशा दोनों में परिवर्तित करती है, और दोनों में परिवर्तित करती है अर्थात हम कह सकते हैं कि वो अपनी वेग में परिवर्तित करती है। तो यहाँ प्रकाश के अपवर्तन के लिए जिस तरीके से एक माध्यम की आवश्यकता थी, जिस माध्यम में आए उसी माध्यम में लौट जाए, तो वो परावर्तन थी, उसी प्रकाश की अपवर्तन एक ऐसी घटना है जिससे कराने के लिए हमें दो माध्यम की आवश्यकता होती है। एक माध्यम उसके अपेक्षा एक दूसरे की अपेक्षा विरल है, एक दूसरे की अपेक्षा सघन होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पॉइंट बना दिया है कि प्रकाश के अपवर्तन के लिए दो माध्यम की आवश्यकता होती है, एक विरल माध्यम होनी चाहिए तो एक सघन माध्यम होनी चाहिए। हर हाल में एक दूसरे की अपेक्षा विरल और सघन होनी ही चाहिए। आगे मैंने लिखा है जिस तरीके से प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम थे, प्रवर्तन के भी दो नियम थे, उसी तरीके से अपवर्तन के भी दो नियम है। पहला सेम नियम है जिस तरीके से प्रवर्तन में पढ़े थे कि आपतित किरण, यहाँ पे अपवर्तित किरण है। अब हम समझाएंगे अपवर्तित किरण अपरावर्तित किरण क्या है, चलिए समझ ही लेते हैं एक बार। जब ये आने वाली किरण है तो आने वाली अगर किरण है तो हम इसे आपतित किरण कह सकते हैं। आपतित किरण ये लौट कर अगर उसी माध्यम में आती थी और उसी माध्यम में चल जाती थी तो हम इसे प्रवर्तित किरण नाम देते थे। बट ये क्या हुआ, उसी माध्यम में लौट के नहीं गया, ये तो ऐसी किरण को हम बोलते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और आपको पता है अगर प्रकाश का प्रवर्तन थोड़ी सी पढ़े होंगे कि अभिलंब के साथ आपतित किरण आपतन कोण बनाएगी और अभिलंब के साथ परावर्तित किरण परावर्तन कोण बनाएगी, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन कोण बनाएगी और प्रवर्तित किरण के साथ अभिलंब परावर्तन कोण बनाएगी। सेम उसी प्रकार आपतित किरण के साथ अभिलंब के साथ, आपतित किरण जो है अभिलंब के साथ, ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया था, आपतित किरण
अविलंब के साथ आपतन कोण का ही निर्माण करेगी, जिसे हम आपतन कोण कहेंगे, क्योंकि आपतित किरण है। और ये अपवर्तित किरण हो गया, इसके कारण से विलंब के साथ जो ये है ना, अपवर्तन कोण बनाएगा, जिसे हम आर लिखेंगे। अपवर्तन कोण, अपवर्तित किरण जो है अविलंब के साथ अपवर्तन कोण का निर्माण करेगी। ये दो कंडीशन लेके आते हैं, एक बार आई बड़ा होता है और एक बार आर बड़ा होता है, एक बार आर बड़ा होता है, एक बार आई बड़ा होता है। ये दोनों कंडीशन हम समझेंगे। यहाँ समझ लेते हैं कि नियम क्या है पहले। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो किरण जाते हैं, जैसे मान लीजिए हवा है, ये पानी, इधर से मैंने प्रकाश डाला तो मैंने इधर से, जिधर से हमने डाला वो आपतित किरण है, तो ये हुआ आपतित। अगर हमने पानी से डाला होता नीचे से, तो नीचे से अगर हमने डाल रहा है प्रकाश, तो ये है आपतित। जिस माध्यम से हम प्रकाश डाल रहे हैं, जिस हम स्रोत बन रहे हैं, स्रोत का मतलब प्रकाश का, जहां से स्रोत है, जहां से प्रकाश निकल रही है और ये सतह से टकरा रही है, वहां है आपतित किरण। कोई जरूरी नहीं कि हवा से जाएगा तभी आपतित किरण ही है, नहीं। अब अगर मान ले पानी के अंदर से टॉर्च मार रहे हैं, तो पानी के अंदर से लाइट आ रही है, तो पानी के अंदर है आपतित किरण, और ऊपर जब निकलेगी तो ये होगी अपवर्तित किरण। तो जिधर से हम प्रकाश डालेंगे वो है आपतित किरण, और दूसरे माध्यम में जिधर जाएगी वो होगी अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, आपतित किरण जो है अविलंब के साथ आपतन कोण बनाएगी, अपवर्तित किरण अविलंब के साथ अपवर्तन कोण बनाएगी। और ये दोनों कंडीशन एक बार ये बड़ा और एक बार ये बड़ा होते हैं। आगे है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल पर स्थित हो। जिस तरीके से परावर्तन में समझे थे कि एक ही सत्ता पर हो, एक ही तल में हो, तल किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तो एक ही तल पर होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि किन्हीं दो माध्यम, एक विरल माध्यम, एक सघन माध्यम, और कोई किसी खास प्रकाश के किसी खास वर्ण के लिए दो। जैसे मैंने किसी खास लाल को तो लाल, या किसी एक वर्ण को रहा तो किसी विशेष वर्ण के लिए, जो उनका आपतन कोण का जया होता है, आपतन कोण का जया और अपवर्तन कोण की जया। जया का मतलब यहां समझिए साइन से, जया का मतलब क्या बोल रहा है, साइन। साइन और आपतन कोण को आई से, यानी साइन आई, और यहां बोला अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण को हम क्या लिखते हैं, आर, और जया का मतलब साइन, यानी साइन आर का अनुपात, सॉरी थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, आपतन कोण की जया का अनुपात यहां लिखाएगा, आपतन कोण की जया का अनुपात एक नियत संख्या होती है, एक नियत संख्या, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, नियतांक होती है, नियत संख्या होती है। जैसे हमने क्या बोला, ये जो दूसरा नियम है प्रकाश का अपवर्तन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलता है किन्हीं दो माध्यमों के लिए और प्रकाश के किसी खास वर्ण के लिए, वर्ण का मतलब रंग, किसी खास वर्ण के लिए आपतन कोण की जया, जया का मतलब साइन और आपतन कोण का मतलब आई, तथा अपवर्तन कोण की जया, जया का मतलब साइन और अपवर्तन कोण का मतलब आर का अनुपात, तो अनुपात का मतलब भागा। जब दोनों को भागा देंगे, ये भी कोण का मान है और ये भी कोण का मान है, तो आप बताइए, मान लेते हैं कि साइन का मान, साइन आई का मान 30 डिग्री है, तो आई की जगह 30 रखें, और इसका मान लेते हैं 60 डिग्री है, तो यहाँ 60 रखें। साइन 30 का मान 1/2 और साइन 60 का मान √3/2, एक अगर कैंसिल किया तो क्या है, 1/√3, 1/√3 क्या है, संख्या है, नियत संख्या है, अब ये चेंज थोड़ी ना होगा। तो ये बोल रहा है का अनुपात एक नियत संख्या होगी, एक नियतांक होगी। इसे ही जाके आगे जाके यहाँ लिखेंगे नियतांक, कुछ भी लिख सकते हैं, नियतांक यानी नियत संख्या है। इसी चीज को हम आगे जाके बोलते हैं स्नेल का नियम। इसे किसने दिया, स्नेल ने दिया, इसलिए स्नेल का नियम पढ़ते, स्नेल का नियम इसे कहते हैं। तो आप याद रखिए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में या कभी कभी 2 नंबर की प्रश्न में भी पूछते हैं कि आप स्नेल के नियम से क्या समझते हैं। तो हम स्नेल के नियम से क्या समझते हैं, तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि जब किसी विशेष वर्ण के लिए और 2 माध्यमों के लिए, क्योंकि 2 माध्यम थे, किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया, जया का मतलब साइन
आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या को क्या करना, अनुपात करना आपको, अनुपात। और अनुपात करने पर एक निश्चित संख्या आएगी यानी नियतांक आएगी। उस नियम को हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। यानी शॉर्ट में याद रखें कि स्नेल का नियम क्या है, तो साइन आई बट्टा साइन आर बराबर एक नियतांक। ऑब्जेक्टिव में तो बस यही देते हैं, साइन आई बट्टा साइन आर आ देते हैं। तो ये थे प्रकाश के अपवर्तन।